So welcome back to the Dam City channel. Now I'm so excited today seeing the massive results by Damsonians this year. And the one thing common that I see in most of the top rankers is most of them had started their Dams journey in third year itself. And we have one more ranker today with us, Dr. Yashwant. He has ranked 12 this year. He has been a 3 year Dam student, and I'm from Jodhpur, and I'm so excited to be able to talk to all these brilliant minds. So let me invite, without wasting time, let me invite Yashwant. Yashwant, कैसा लग रहा है आज? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा रैंक लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो अभी उसी फेज में चल रहे हैं, लाइक जैसे कि आसमान पे हैं अभी तो उसी में है अभी। और जब रिजल्ट पहली बार देखा था तो कैसा था, कि मतलब लगा कि मेरा है कि बार बार चेक करूं, क्या करें? सर एक्चुअली मतलब जब मैं रिजल्ट चेक किया फ़ोन पे तब मैं मतलब अकेला ही था, फ्रेंड पास वाले रूम में था, तो फ़ोन एक्चुअली गिर गया था मेरे हाथ से, इतने ज़्यादा हैंड शेक होने लग गए थे। फिर मैंने वापस जाके फ्रेंड से वेरीफाई करवाया, फिर घर वालों का फ़ोन आया, उन्होंने भी वापस वेरीफाई किया कि हमें एडमिट कार्ड और ये दोनों भेजो। तो डेफिनेटली ये सरप्राइज था। मतलब मैंने जब पेपर दिया था उसके बाद आई वाज लाइक एम्स का में ऐसा रहता है कि थोड़ा श्योर नहीं रहते आप रिजल्ट के बारे में कि कुछ भी हो सकता है, बट जब डैम्स का वो रिकॉल सेशन देखा था जो कि सबसे पहले कंडक्ट किया था आप लोगों ने, तो उसके बाद आई वाज श्योर कि ठीक है सिलेक्शन तो हो जाएगा, बट इतना अच्छा रैंक आ जाएगा आई डिडंट प्रेडिक्टेड दैट। बच्चे, आप तो डैम्स के आप 3 साल के स्टूडेंट रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगा कि आपको जर्नी में जब जो चाहिए था वो डैम्स में अवेलेबल था, या जैसे इवन जब आप एग्जाम के बाद आए आपको चाहिए था कि एक बार टीचर साथ में बैठे होते, एक बार थोड़ा यस सर। रिकॉल कर लेते, वहां पे भी टीचर थे साथ में, तो कैसा रहा डैम्स के साथ ये जर्नी? सर डैम्स के साथ जर्नी काफ़ी अच्छा रहा मेरा। एक्चुअली मैंने 6 सेमेस्टर में ही स्टार्ट कर लिया था लाइव क्लासेस, बट बीच में फिर मेरे फादर की सडन डेथ की वजह से फिर मुझे बीच में ड्रॉप करना पड़ा वापस, तो मैं लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया। बट कुछ सब्जेक्ट्स की जो लास्ट ईयर कोविड आ गया था तो उसकी वजह से फिर आप लोगों ने अपलोड की थी उसकी क्लासेस रिकॉर्ड करके, स्पेशली फिजियोलॉजी वगैरह, तो वो काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल रही। क्योंकि इस बार हम देखा था फिजियोलॉजी से वगैरह काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस थे उसमें। एंड रिकॉल वाला तो ऑब्वियसली सर, मतलब जब एग्ज़ाम देके आते हैं हर कोई चाहता है कि हमें पता चले कि कितना सही रहा, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। ग्रैंड टेस्ट एंड ऑल ये भी देता था मैं, और जो डीवीटी रहता है मतलब सब लोग ही बोलते हैं कि सबसे हाईएस्ट स्कोर वो रहता है कि अगर आप डीवीटी अच्छे से कर लो तो बहुत ही स्कोरिंग रहता है चीज़ें। और स्पेशली लास्ट के 1-2 दिन में जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या रिवाइज करें क्या नहीं, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि आप सारे 19 सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर लो, तो उस टाइम पे डीवीटी बहुत यूजफुल रहा। लास्ट के 2 दिन में मैंने सारे सब्जेक्ट इसीलिए कवर कर पाया था क्योंकि मैं डीवीटी से पढ़ रहा था सारा। बच्चे देखो, एक तो आप क्लास में पढ़ रहे थे और नोट्स बना रहे थे, है ना? तो क्या लगता है कि एंड में जो क्लास नोट्स हमने बनाए वो बाद में हमें रिवाइज करने में फायदा किया उन्होंने, कि हम तेजी से कवर कर पाए? यस सर, डेफिनेटली। अगर आप लाइव क्लासेस जैसे हम अटेंड करते थे, आई गेस वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी हमारे लिए कि हम लाइव क्लासेस की फैसिलिटी है यहाँ पे जोधपुर में। तो लाइव क्लासेस अटेंड करने के बाद जब आप नोट्स बनाते हो आपको एक बार के लिए ऐसा लगता है कि ठीक है बहुत ज़्यादा कंटेंट हो गया है, बट आप जब इस स्टेज पे आके जब आप रिवाइज करने बैठते हो तब आपको जो उस चीज़ के साथ है, उस कंटेंट के साथ जो थॉट प्रोसेस जुड़ा हुआ होता है या जो टीचर ने कोई जोक करा होता है उसके साथ कोई कंसेप्ट समझाया होता है, वो उसी टाइम पे याद आता है। और इवन एग्जाम में भी आई रिमेम्बर रेडियोलॉजी का क्वेश्चन था ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजिंग पे, तो मैंने रिवाइज नहीं करा था लास्ट टाइम पे, बट मुझे इतना पता था कि आपने 3 क्वेश्चन करवा रखे थे क्लास में उससे कि अगर ब्लैक ब्लैक कुछ दिखता है तो क्रॉनिक एमरेज है, हम एस करेंगे, करेंगे। तो वही काफ़ी हेल्पफुल है, वही आराम से कि हाँ सर मेरे को याद है। तो इसलिए वो काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप लोग हमें तो स्पेशल फैसिलिटी वगैरह देते हैं, इतनी सारी चीज़ें पर इंश्योरेंस जोड़ देते हैं, वो काफ़ी संचित, हेल्पफुल है। थोड़ी आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है बीच में। अब अच्छा। क्लियर है? हाँ, आप क्लियर, आप क्लियर। सर सचिन सर जैसे साइकेट्री के बताते हैं तो इतने सारे इंसिडेंट जोड़ के बताते हैं उसके साथ, तो कंसेप्ट लाइक साइकेट्री अगर आपको रिवाइज करना है तो आपने 1-2 बार पढ़ रखे तो आप 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हो पूरी साइकेट्री सर के नोट से। और हैंड रिटन नोट्स डेफिनेटली अगर आपने खुद से लिखे हैं तो आपको रिटेन भी ज़्यादा रहता है उसका, तो तो मतलब काफ़ी संचित, हेल्पफुल अगर रहता है सर क्लास नोट्स यशवंत, डेफिनेटली।
जशवंत, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप क्लास में नोट्स बनाते हो तो उस समय पे जो आपने टीचर से समझा होता है वो सोच आपकी उन लाइनों के साथ जुड़ जाती है, तो जब आप दोबारा रिवाइज कर रहे होते हो तो वो यस सर, सोच वापस आ जाती है। सो क्या आपको लगता है कि ये एग्जैक्टली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये बात ना, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कई बच्चे जो नोट्स ना बना के फोटोकॉपी कर लेते हैं, प्रिंट आउट कर लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि खुद से बनाए हुए नोट्स ज्यादा आसान होते हैं रिवाइज करना? डेफिनेटली सर, अगर आप खुद से बनाए हुए तो आप उन्हें रिवाइज स्पीड से भी कर पाते हो और रिटेन भी अच्छा रह पाता है। एंड आई गेस इस बार जो पेपर देखा है, मतलब मिक्स पैटर्न इतना सा, तो उसमें हमने देखा है कि बहुत सारी चीजें ऐसा नहीं है कि आप लास्ट डे पे रिवाइज करके जा रहे हो वो काम आ रही है। आपको बहुत लॉन्ग टर्म मेमोरी का काफी यूज आ रहा था उसमें। बहुत सारे ऑप्शंस हम्म। कंफ्यूजिंग थे, मतलब क्वेश्चन इजी थे बट ऑप्शंस थोड़े से कंफ्यूज कर रहे थे। तो उसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी काफी काम आती है कि आपने नोट्स के साथ, अच्छा मैंने ये चीज इस जगह लिखी थी या यहाँ मैंने ज्यादा कुछ ऐड किया था, वो काफी याद रह जाता है। प्रिंटेड नोट्स में वैसा नहीं रहता, आपने कुछ ऐड ही नहीं किया तो आप कैसे बता पाओगे उसमें, तो याद थोड़ा सा कम रहता है उसमें। और यशवंत, मैं आपसे ये भी जानना चाहता था कि टेस्ट के देने में, मतलब जब आप टेस्ट देते थे तो उस समय आपकी कैसी रैंक्स आती थी डैम्स के टेस्ट के अंदर, और क्या यस आपको लगता था कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ? क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी? सर, मेरे जो मतलब सीनियर्स एंड ऑल डांस के टीचर्स भी वगैरह, जिनके मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता रहता था मोटिवेशनल एंड ऑल, आपके मैम के, तो उसमें वो रहता था कि आपको टेस्ट देने हैं, आपको ग्रैंड टेस्ट देने हैं, चाहे आपकी जो भी रैंक आए, जितने भी नंबर आए, आपको ग्रैंड टेस्ट देने हैं। उससे एक तरह से आपकी प्रैक्टिस बिल्डअप होती है। स्पेशली आपको उन 200 क्वेश्चंस को 3 आवर्स में कैसे हैंडल करना है, वो रहता है, वो हमेशा सबसे सही रहता है। सबकी अपनी अपनी लाइक अलग स्ट्रैटेजी होती है, तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे तभी बनते हैं। ग्रैंड टेस्ट में डैम्स के यूजुअली मेरी रैंक मतलब एक दो बार अच्छी रही थी, बट फिर 1500 1200 उतने पे रह जाते थे। बट मतलब जो भी ये लोग देख रहे हैं अभी या जो बाद में देखेंगे वीडियो को, मैं उन सबको यही कहना चाहता हूँ। मेरे एक पुराने टीचर कहते थे कि पढ़ते पढ़ाते सब लोग हैं, सारी कोचिंग पढ़ाते हैं, सब बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, बट ऑलमोस्ट कवर कर लेते हैं। पर जो एग्जाम के 3 घंटे में वहाँ शांत रह के वो कर लेता है, सिलेक्शन फिर उसी का होता है, या जो उसको जितना दिमाग वो फ्री रख सकता है उस टाइम पे, वो चीज़ आपको ग्रैंड टेस्ट प्रैक्टिस करने से आती है कि हाँ नहीं, मैंने तो दे रखे हैं ऐसे और टेस्ट, मैं दे सकता हूँ और भी। तो वो एक ग्रैंड टेस्ट की तरह ले सकते हैं एग्जाम को, तो काफ़ी सही रहता है। बहुत बढ़िया। और बच्चे, आई थिंक आपने बहुत ही पॉजिटिव बात भी बताई, और वो बहुत ज़रूरी भी है कि पढ़ने में तो यार बहुत लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक हम एग्जाम वाले दिन उस पढ़ाई को रिजल्ट में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा? वो तभी कर पाएंगे जब हमें आदत होगी, हमें प्रैक्टिस होगी। बच्चे, प्रीवियस पेपर के वीडियो सॉल्यूशंस देखे थे? प्रीवियस पेपर का भी रोल था इस यस एग्जाम सर, के अंदर जो अभी पेपर दिया आपने? यस सर, डेफिनेटली एम्स का, क्योंकि सभी लोग बताते हैं कि लास्ट 3 इयर्स के पेपर तो आपको एटलीस्ट करके जाने ही है। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कंसेप्ट रिपीट होते हैं उसमें, बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट भी होते हैं, कंसेप्ट तो डेफिनेटली रिपीट होते हैं, लाइक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड ऑल, ये हमेशा ही आते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल रहती है। वीडियो सॉल्यूशंस देखे थे सर मैंने इसके, और काफ़ी हेल्पफुल रहे थे, क्योंकि वो फिर आपका पूरा ओवरऑल कंसेप्ट बिल्ड कर देते हैं उस क्वेश्चन के अराउंड, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आ जाता है तो वो उसमें भी आप घबराएंगे नहीं। और बच्चे, जो मैं आपसे, जब आप ये बात ही कर रहे थे तो थोड़ा सा इस पेपर के बारे में बताएं, आपने इस पेपर में कितना अटेम्प्ट किया? क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन रहता है सब लोगों का कि कितना सही अटेम्प्ट करना चाहिए था, तो कितने आपने मार्क किए और अप्रोक्सीमेटली कितने ठीक सर, हुए होंगे? 191 मार्क किए थे मैंने, 191 और 192, एग्जैक्ट याद नहीं है। लास्ट जो 8-9 क्वेश्चन रह रहे थे, देवर लाइक कंप्लीटली कि मुझे कोई आइडिया नहीं है इनके बारे में, ये क्या है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। अगर मुझे थोड़ा सा भी स्लाइटली आइडिया हो रहा था कि नहीं ये है, शायद हो सकता है, तो फिर अपनी गट फीलिंग पे मैं उसका आंसर लगा रहा था, क्योंकि 180 पे रुकने का मन नहीं करा मेरा कि लाइक उतने पे शायद नहीं हो। और पेपर का सर मिक्स पैटर्न था इस बार, मतलब वन लाइनर्स काफ़ी थे, बट ऐसा नहीं था कि वन लाइनर से तो आप इजीली कर पा रहे हो। वो उनके जो ऑप्शंस थे वो काफ़ी कंफ्यूजिंग थे, मतलब 2-3 ऑप्शन हमेशा रह रहे थे लास्ट के 70-80 क्वेश्चंस में, जिनके ऑप्शंस कंफ्यूजिंग थे। तो यूजुअली मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि मैं स्टार्टिंग के 2 आवर्स में सारे क्वेश्चंस रीड कर लेता हूँ एक बार 200, एंड जो मुझे थोड़ा सा भी डाउट लगता है मैं रिव्यू के लिए मार्क कर देता हूँ। यूजुअली 760-70 क्वेश्चंस रिव्यू के लिए रह जाते हैं। एंड देन मैं बाहर जाता हूँ, मुंह धो के, पानी पी के, दिमाग फ्रेश करके, फिर मैं हम्म। वापस आके फिर रिव्यू वाले क्वेश्चन देखना वापस शुरू करता हूँ। यूजी में भी हेल्प करी थी इस चीज़ में, पीजी में भी हेल्प करती है। जो लास्ट के जो 60-70 जिनमें मुझे डाउट था,
तो जब मैंने रिकॉल देखा वापस आके तो उसमें से अराउंड 70 में से अराउंड 60-62 मेरे सही थे जिनमें मुझे डाउट था। तो आई गेस 150-160 सही हो गए होंगे डेफिनेटली आंसर। और बच्चे, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि ये जो पिछला पूरा साल था, आसान नहीं था, ये बीच में कोविड रहा, सब कुछ रहा, तो क्या बीच में कभी ऐसे अप्स एंड डाउन आए माइंडसेट के अंदर कि नहीं हो पाएगा यार, कैसे करेंगे, कुछ आया इस तरह से? यस सर डेफिनेटली। ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट दिन ही रहता है सबसे ज़्यादा कि यार ये भी पढ़ना रह गया, ये भी रह गया, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बट लास्ट एक्चुअली जब मैंने 6 सेमेस्टर में डांस ज्वाइन किया था तभी ये था कि हाँ अच्छे से पढ़ेंगे सारे नोट्स कवर करके। बट एज आई टोल्ड कि मेरे पापा की सडन डेथ हो गई थी, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे सब चीज़ें छूटने लग गई, नोट्स वगैरह कुछ रिवाइज नहीं कर रहे थे। बट लास्ट ईयर डेफिनेटली कोविड की वजह से आपका जो फ्रेंड सर्कल या सपोर्ट सिस्टम होता है जूनियर्स वगैरह, तो वो सब घर चले गए थे तो उतना नहीं रहता था। तो लास्ट ईयर जब नवंबर हुआ था तो एक्चुअली अगस्त सितंबर के आसपास जब चीज़ें वापस खुलने लग गई थी तो सब जूनियर्स वगैरह वापस आ गए थे कॉलेज में। तो मतलब एक बार मैंने फिर बैठ के सोचा कि लाइक या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस नवंबर के लिए वो कर लूँ एक महीना अच्छे से प्रिपेयर, रैंक का आई एम नॉट श्योर क्योंकि कवर नहीं किया, ना टेस्ट दिए, कुछ नहीं है, या फिर मैं इस एक महीना एंजॉय कर लूँ, एक दो महीने जितने यूजी डेज बचे हैं लास्ट के इंटर्नशिप के, देन उसके बाद आई विल प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। तो मैंने सेकेंड वाला ऑप्शन ही चूज किया था। नवंबर वाला जो INI-CET था वो जस्ट एक प्रिपरेशन के लिए दिया था मैंने कि देखना था मुझे कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। फिर उसके कैसा बाद रैंक रहा उसमें? कैसा कैसा रैंक रहा? उसमें तो 3000 था, पर उसमें ये था कि मतलब खोने के लिए कुछ नहीं था हमारे पास, तो जो हाँ, लग रहा लेकिन था फिर भी 200 195 थोड़ा मार्क्स का। कॉन्फिडेंस तो, मैं कह रहा हूँ थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आया यस होगा सर। कि नहीं यार, कि मैं जब थोड़ा रिवाइज भी नहीं किया तब भी 3000 आ रहा हूँ, तो अगर मैं मेहनत करूंगा तो और अच्छा कर पाऊंगा। यस सर डेफिनेटली वो चीज़ कॉन्फिडेंस देते आपके फ्रेंड्स वगैरह वो भी बताते, फ्रेंड्स वगैरह भी बताते हैं लाइक अगर आपके बिना प्रिपरेशन किए भी 3000 आ रही है रैंक, तो अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो अच्छा आ जाएगा। बट क्योंकि सबको ये पता रहता है कि लाइक शायद 80,000 से 3000 से जाने का सफर उतना मुश्किल नहीं होता जितना 3000 से या 1000 से ऊपर चढ़ने में रहता है, क्योंकि वहाँ पे सारे टॉपर्स मिलते हैं आपको। तो हाँ। और डेफिनेटली आप जो भी मतलब स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, मतलब मेरा ये रहता है कि मैं उनको भी एडवाइस करना चाहूँगा कि अपना एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढ ले, फैमिली या कोई फ्रेंड या जिसको आपके सारे अप्स एंड डाउन्स के बारे में पता हो। आपकी ऑलमोस्ट मेरे फ्रेंड रहते थे तो उन्हें सब पता रहता था, मेरे सारे अप्स एंड डाउन्स, मेरे हर टेस्ट की रैंक वगैरह क्या आया, किसमें कौन सा सब्जेक्ट नहीं हो रहा, तो वो आपको हर टाइम संभालते रहते हैं आपके साथ साथ। तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है लास्ट टाइम तक। और इवन एग्जाम से आगे बैठ के लाइक एग्जाम के जब मैं बैठ रहा था तो 15-20 मिनट बचे हुए थे एग्जाम स्टार्ट होने में, तो वही रह रहा था कि यार ये एंटी-टीबी ड्रग्स नहीं पड़ी, इसके साइड इफेक्ट नहीं पड़े, ये तो आएगा ही आएगा, प्रोग्राम्स नहीं पड़े बहुत सारे, वो भी आना आना चाहिए था। बट फिर आप कुछ उस टाइम आप कुछ नहीं कर सकते, तो पैनिक होने से अच्छा मैं हमेशा खुद को ये याद दिलाता था कि नहीं, तू कर सकता है, तू कर लेगा। और लाइक एक तरह से ऐसे लोग बोल सकते हैं कि लाइक खुद को बोस्ट कर रहे हैं, बट एग्जाम के टाइम में सेल्फ मोटिवेशन होता है। अगर आप याद दिला रहे हो कि नहीं, आएगा रिजल्ट अच्छा आएगा और तुम्हारा ही नाम शाइन करेगा, और बस तुम कर सकते हो, बस तुम्हें शांत रह के पेपर देना है और कुछ नहीं करना। जस्ट आप पेपर में खुद से बातें करते रहो कि यार ये ऑप्शन कैसे कर सकता है तू, ये होना चाहिए ना। अगर आप उसमें इंटरेक्ट होकर पेपर से करते हो तो आई गेस यही सबसे बड़ा सीक्रेट रहता है मेरी सक्सेस का। अपने आप एंड को एज यू मोटिवेट सॉ करते रहो। कि यस सर डेफिनेटली, अगर मतलब एग्जाम से जस्ट पहले सबका मोटिवेशन डाउन होता है, डेफिनेटली श्योर, क्योंकि 19 सब्जेक्ट है, आप रिवाइज नहीं कर पा रहे, सोच रहे हो ये भी छूट गया, ये भी छूट गया। तो आपके सपोर्ट सिस्टम उतना वो अच्छा होना चाहिए, जैसे फैमिली वगैरह। तो मेरे घर वाले भी बोल देते थे कि अभी ठीक है, जितना हो गया उतना हो गया, अब सो जाओ आराम से, जो होगा कल देखा जाएगा। और इतना कोई लोड नहीं है कि आपको इसी में सेलेक्ट होना है या वो करना है, इतना लोड नहीं है, तो आराम से एग्जाम देके आओ बस। तो वो काफ़ी सही रहता और है। और जिस बार का जैसे पैटर्न देखा कि ऑब्स गायनी में स्पेशली जो पैप्स में से 3 क्वेश्चन थे, लाइक एक उसके इंस्ट्रूमेंट पे था, अगर आपने उसे देखा है वहाँ पढ़ा हुआ ओपीडी में तो आपको पता है। दूसरा प्रोसीजर अगर आपने करा है तो आपको आंसर पता है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन थे, लाइक आपको पोस्टिंग भी होनी चाहिए, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए, को प्रैक्टिकल अगर आपने प्रोसेस करा है तो डेफिनेटली आपकी सारी चीज़ें कंबाइन करके चलना रहता है।
और बच्चे आई थिंक मम्मी तो बहुत खुश होंगी, ये बताया मम्मी को जब यस आपने, सर, तो उनकी खुशी में आपको लगा कि डेफिनेटली हाँ सर। यार, जो वो मैंने मेहनत अपने लिए की, उनके उनके लिए खुशी भी लाए आप उसके साथ। यस सर, डेफिनेटली एक्चुअली पापा का ही सपना था, मतलब कि घर से एक डॉक्टर होना चाहिए। तो मतलब मुझे डॉक्टर बनता देखने से पहले तो वो एक्सपायर हो गए 6 सेमेस्टर में ही। तो उसके बाद से ये था कि एंड एक्चुअली ट्रेजिक वो इवेंट था एक्चुअली, वहाँ पे जो डॉक्टर अवेलेबल था वहाँ पे, तो उनको अचानक सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ था, तो उन्होंने सीपीआर तक नहीं दिया जो वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल था। तो उस टाइम से फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, पढ़ना अच्छे से है, अच्छे से पोस्टिंग जाना और सच में अच्छा डॉक्टर बनना है ताकि किसी की जान भी बचा सके आगे जाके। कल जब मम्मी को बताया था तो फिर वही था, हम दोनों ही रो रहे थे स्क्रीन पे, क्योंकि बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा वो रैंक आएगी। नहीं, मुझे लगता है आपके फादर डेफिनेटली सर। जहाँ पे भी आपको देख रहे होंगे आज, बहुत ही प्राउड होंगे आपके ऊपर, है ना। यस बहुत ही सर, उनके डेफिनेटली उनके आप। उनके आई थिंक आपने एक सपना पूरा किया बच्चे, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यस सर, मेरे मतलब बड़े भैया भी वो मतलब मेरे फादर जैसे ही अभी, तो उनका भी मतलब काफ़ी इमोशनल हो गए थे जब रिजल्ट बताया था। तो उनका भी सपोर्ट रहता था हमेशा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, लाइक घर में कुछ भी हो, इवन जो आप क्योंकि डॉक्टर्स होते हो तो आप रिलेटिव्स के कॉल वगैरह बहुत आते रहते हैं कि यार ये हो गया, यहाँ करना है। वो सारे कॉल ब्लॉक करके रखते थे कि लाइक अभी नहीं, 3-4 महीने से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जब तक इसका बाद में एग्जाम है तब उन्होंने तक बोला पढ़ाई करेगा। उन्होंने उन्होंने बोला होगा अभी थोड़े दिन रुक जाओ, फिर एम्स में मदद करेगा। यस सर, है ना। डेफिनेटली सर। तो बच्चे ब्रांच कौन सा लेना चाहते हो, अब आप थोड़ा सा ये भी बताओ कि ब्रांच कौन सा लेना चाहते हो। सर एक्चुअली ऑर्थोपेडिक्स में मतलब मेरा ड्रीम ब्रांच है वैसे तो ऑर्थोपेडिक्स। और स्पेशली मतलब मेरा वैसा रहता है कि अगर मैं मेडिसिन या सर्जिकल ब्रांचेस में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बट जब मैं हमारे टीचर्स को देखता हूँ स्पेशली तुषार सर वगैरह, तो मुझे ये लगता है कि आई एम लाइक मुझे यही चाहिए ऑर्थो ही। बस अब शायद कॉलेज देखूंगा, एम्स दिल्ली और एम्स जोधपुर और लाइक वट एवर। यूजुअली लोग एम्स दिल्ली में ना सर्जरी ऑर्थोपेडिक से ऊपर लेते हैं, मैंने पुरानी काउंसलिंग में देखा है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन यस सर। करेंगे जब भी आप खाली होंगे, तो इसमें और बात करेंगे। और आई थिंक आपने एक श्योर बहुत सर। ही अच्छा अचीव किया, और मुझे लगता है आपको टॉप इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपकी दोनों ही चॉइस ऑफ ब्रांचेस मिल पाएंगे, आपको सर्जरी ऑर्थोपेडिक्स दोनों में से जो आप चाहेंगे ले पाएंगे, है ना। सो मुझे लगता है इस यस सर, मूवमेंट पे डेफिनेटली। मैं आपको, आपकी पूरी फैमिली को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। और थैंक यू मैं सो मच आपको एक सर। चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपने जो आज किया है ना, मैं आपकी जो सारी आपने की बहुत अच्छी बातें की, लेकिन जो आपने सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगता है कि आपने एक अपने फादर का सपना आज पूरा किया है, जिसके लेके मैं बहुत ही खुश हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मतलब हर माँ बाप को आपके जैसा बच्चा मिले जो इतना ही हार्ड वर्किंग हो और इतना थैंक यू सुलझा सो मच हुआ हो। सर। मुझे बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। पूरी अप्रोच आपकी एकदम सर सरल और एकदम क्लियर कट अप्रोच थी। मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी सर आपकी बात कि सर एग्जाम में अपने आप को भी बकअप करते रहना पड़ता है बीच बीच में, बहुत ही अच्छा डेफिनेटली लगा मुझे। सर। एक लास्ट मतलब मैं मैसेज देना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स है, क्योंकि जी जी, जो लोग डेफिनेटली। मुझे जानते हैं उन्हें मेरी पर्सनालिटी पता है कि लाइक मैं वैसा नहीं हूँ कि लाइक 24 आवर्स बुक में है या दिन के 18 घंटे बुक्स में है, वैसा नहीं हूँ। इवन लास्ट वीकेंड अगर होता है मैं लाइक सेलिब्रेट करता हूँ, पिकनिक पे जाता हूँ। 2 दिन 19-20 वगैरह को भी हम बाहर खाना खाने वगैरह जाते थे। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको पूरा ही वो है कि यार, मैंने बहुत से मेरे फ्रेंड्स थे जिन्हें मैंने देखा है कि लाइक फुल पढ़ाई कर रहे हैं, पूरे टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, बट वो शायद उतना ही ज़्यादा उन्हें लो फील कराता है कि यार नहीं, हम इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं, हम और कुछ भी नहीं कर रहे, और एग्जाम में जाके 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी कंटिन्यूस गलत हो रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि यार हमने इतना प्रिपेयर किया, हमने कुछ नहीं किया, और तो फिर हमारे साथ ये क्यों। तो आई गेस अगर जो स्टूडेंट्स है लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि कंबाइन अप्रोच रखनी चाहिए आपको। आपकी फैमिली, आपके एंजॉयमेंट, आपका पढ़ाई, तीनों एक साथ लेके चलेंगे तब आपका सिलेक्शन डेफिनेट होगा। कि अगेन लास्ट के जो 3 घंटे होते हैं वही चीज़ डिसाइड करती है आपके स्टार्टिंग के शायद पूरे साल। आपका वो रहता है कि नो डाउट रिकॉल करना होता है आपको कि कितना मैंने पढ़ा था, बट रिकॉल आप तभी कर पाते हो जब आपका दिमाग फ्रेश है उस टाइम पे। तो आई गेस उस 3 घंटे में जो शांत रह गया शायद वही जीत जाता है आगे जाके। नहीं, आई थिंक बहुत ही खूबसूरत बात कही कि भाई सक्सेस पाओगे, लेकिन उसे परिवार की कीमत पे या अपनी खुद की मेंटल हेल्थ की कीमत नो पे नहीं पा यस सर। पाओगे। तो ये तीनों को बैलेंस करके लोगे तभी चल पाओगे, नहीं तो ये लंबी जर्नी है। ये मेडिकल प्रोफेशन इतना आसान नहीं है कि हम सोचें कि आज शुरू किया कल खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। तो लंबा जर्नी है, तो बैलेंस करके चलेंगे। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। यशवंत, कुछ और कहना चाहते हैं फाइनली जूनियर्स को, या कोई ऐसी बात जो कहना चाहते हैं जाने से पहले।
आई थिंक हमारा कनेक्शन टूट गया, बट लेकिन बहुत ही सुलझी हुई बातें हमने सीखी आज यशवंत से, एंड आई थिंक लॉट ऑफ देम हैव लॉट ऑफ वैल्यू फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू अस टुडे। एंड बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए इसके अंदर बहुत सारे ऐसी फीचर्स हैं यशवंत में जो मुझे लगता है सबको सीखने चाहिए। एक कूल माइंड रखना है, अपना बैलेंस रखना है, पढ़ाई का भी और सपनों का भी और जिंदगी का भी, क्योंकि कई बार ये मुश्किल हो जाता है। और दूसरा जो मुझे लगता है कि जो उसने अचीव किया अपने फादर का सपना, मुझे वो बहुत ही खूबसूरत लगी बात। मैं आप सबको आई विश यू ऑल दी बेस्ट। आई थिंक उनका नेटवर्क नहीं है, वो नहीं कनेक्ट कर पा रहे, लेकिन आई थिंक हम ज्यादातर बात कर चुके थे। विश यू ऑल द बेस्ट यशवंत, एंड आई एम कन्वेइंग माई रिगार्ड्स टू यू एंड योर मदर एंड एंटायर फैमिली एंड योर ब्रदर एज वेल। गॉड ब्लेस यू बेटा। बाय बेटा।